तो हेलो दोस्तों, 4 नवंबर को वेन्यू का ऑल न्यू जनरेशन लॉन्च होने वाला है और इनिशियल इंप्रेशंस के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि किस आदमी को उसको बुक करना चाहिए, जो आई थिंक 25,000 रुपीज़ दे के आप डीलर पे या वेबसाइट से बुक करा सकते हो, और किस आदमी को थोड़ा रुक जाना चाहिए, किस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट पे उतनी फिट नहीं बैठेगी। वेरिएंट्स भी डीजल पेट्रोल में कौन सा आएगा और उसके टेंटेटिव प्राइजेस क्या हो सकते हैं, आज आपको फीचर से लेके सेफ्टी से लेके सारी चीज़ें जो हैं वो इस वीडियो में पता लग जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग इंप्रेशंस बचेंगे, वो भी ऑब्वियसली किसी और वीडियो में हम सब कुछ कवर कर ही लेंगे विद लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू डाउन द लाइन एज वेल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव चैनल एंड लेट्स सी एवरीथिंग अबाउट द ऑल न्यू वेन्यू। तो मेन इस वीडियो में ये ट्राई करते हैं कि सबसे तगड़ी तगड़ी डिटेल्स जो हैं स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो ऑब्वियस सी डिटेल्स हैं वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ है वो समझना है कि ये न्यू जनरेशन वेन्यू है, ये फेसलिफ्ट नहीं है। उसका न्यू जनरेशन का मेन मतलब ये होता है कि इसका प्लेटफॉर्म रिवाइज करा गया है। तो व्हील बेस भी पहले से बड़ा है 20 मिलीमीटर, और प्लेटफॉर्म रिवाइज का मतलब ये है कि जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस आइटरेशन पे K1 प्लेटफॉर्म के किया सेरोस आई थी, उसी प्लेटफॉर्म पे वेन्यू आ रही है। तो हो सकता है कि पहले वाली वेन्यू से थोड़ी सी भारी हो, क्योंकि इसका आर्किटेक्चर चेंज हुआ है, इसी वजह से इसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स जो डाले गए हैं ना, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं सेरोस वाले। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक सोर्स से पता लगा है कि इसके ऑलरेडी टेस्टिंग हो चुकी है ग्लोबल एनकैप या भारत एनकैप में, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आपको इसके लॉन्च के साथ साथ ही इसके 5 स्टार्स देखने को मिल जाएंगे। इसकी डिटेल्स में एकदम क्लियर है कि इसमें हॉट स्टैंपिंग स्टील का यूज हुआ है इस बार, और 71% जो है हाई टेंसाइल स्टील है। आगे भी हम सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे, तो हम जो है वो उसमें एक मेरे को थोड़ा सा नेगेटिव लगा, वो भी मैं कवर कर लूंगा। तो सेफ्टी फीचर्स के लिए रुको आगे। तो अब हम डायरेक्टली इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस तरीके से प्लेस्ड होंगे वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके सामने वेरिएंट्स आ रहे होंगे, इसमें HX2 से लेके HX10 ऐसे इस तरीके का नाम रखा गया है वेरिएंट्स का। और इसमें मेन बात यह है कि बेस वेरिएंट में आपको एक टर्बो पेट्रोल वेरिएंट मिल जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो जो बेस टर्बो पेट्रोल है उसका प्राइस आपके नेक्सॉन, आपकी काइलैक और आपकी 3XO के आसपास होना चाहिए, स्पेशली काइलैक के आसपास। अब जो बेस वेरिएंट का डीजल वेरिएंट है वो भी जो है ऑब्वियसली नेक्सॉन और 3XO के बेस डीजल से जो है वो कंपेयर करने के लिए रखा गया है, उसी के अराउंड उसका प्राइस आ सकता है। और कहीं कहीं सुनने में ये चीज आ रही है कि इसके बेस वेरिएंट में शायद टच स्क्रीन जो है वो स्टैंडर्ड होगी, जो बड़ी वाली है। बाकी जो मेन मिडिल वेरिएंट है, जिसको कहते हैं ना वैल्यू फॉर मनी मिडिल वेरिएंट, दैट इज HX5, जिसमें जो है वो आपको सारे के सारे इंजन एंड गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। तो इंजन गियरबॉक्स ऑप्शन क्या है, एक आपको ऑब्वियसली 1.2 लीटर NA इंजन मिलेगा, 83 PS, 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क और 5 स्पीड गियरबॉक्स। उसके बाद दूसरा इंजन है आपका 1 लीटर टर्बो पेट्रोल, 120 bhp, लगभग 172 न्यूटन मीटर टॉर्क, और इसमें दो ऑप्शन है, विच इज 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCT। फिर आपको डीजल मिलेगा 1.5 लीटर, उसमें लगभग 115 PS, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क, उसमें 6 स्पीड का मैनुअल और एक प्रॉपर 680 मतलब 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर आपको मिलेगा, जैसे आपको सोनेट मिल रहा था। एंड दिस इज द मेन रीजन जिस वजह से ये थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि सोनेट के अलावा और कोई टॉर्क कन्वर्टर नहीं दे रहा था, मतलब सब लोग AMTs दे रहे थे। और यही टॉर्क कन्वर्टर मेरे को लग रहा है जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है, विच इज HX10, वो सबसे महंगा होने वाला है। तो ये मिडिल वेरिएंट में है और सीधे टॉप वेरिएंट में है। अब HX7 जो वेरिएंट है वो आ गया आपका डीजल स्पेसिफिक वेरिएंट, HX8 हो गया आपका टर्बो पेट्रोल स्पेसिफिक वेरिएंट, HX10 आपका हो गया टॉप वेरिएंट, जो ऑब्वियसली दोनों डीजल पेट्रोल और ऑटोमेटिक में ही आएगा। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि H8 जो वेरिएंट है टर्बो पेट्रोल का, उसमें मैक्सिमम आपको फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन एकदम हाई एंड के फीचर्स होते हैं ना, जैसे ADAS लेवल 2, ये सब चीजें हो गई, वो ही सिर्फ जो है वो HX10 में एक्स्ट्रा होगा, बाकी आपको मैक्सिमम चीजें H8 में मिल जानी चाहिए। अब पेट्रोल में अगर बात करें तो HX10 के भी ऊपर वेरिएंट्स आएंगे, विच आर द N लाइन। तो N लाइन जो है ना इसकी, वो साथ में ही लॉन्च हो रही है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है लोगों का कि N लाइन ऐसा तो नहीं बाद में लॉन्च हो रही, तो नहीं भाई, साथ में ही लॉन्च हो रही है। तो N लाइन में आपको जो है वो दो वेरिएंट मिलेंगे, जैसे आपको N6 मिलता है और N10 मिलता है। N6 में आपकी अच्छी चीज ये है कि मैनुअल और 7 स्पीड DCT मिलता है, और आपका जो टॉप वेरिएंट है उसमें सिर्फ आपको DCT मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि जब तक आपका DCT नहीं होता है, जब तक आपके जो है वो EPB नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, तब तक आपके गाड़ी में टॉप वेरिएंट में जो है वो ADAS लेवल 2 नहीं आ पाएगा।
तो दैट इज वाई टॉप वेरिएंट में सिर्फ और सिर्फ आपको जो है वो ऑटोमेटिक ऑप्शंस ही मिलेंगे विद ईपीबी। ईपीबी का मतलब ये है कि वो रियर डिस्क ब्रेक के साथ काम करता है और आपका जो है जो स्टॉप एंड गो फंक्शन होता है या फिर जो बाकी एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वाली चीजें होती हैं वो ऑटोमेटिक में ही पॉसिबल होती हैं। दैट इज वाई टॉप वेरिएंट्स आर कमिंग विद ऑटोमेटिक। तो अब हमने एनलाइन की बात करी ली है, तो एनलाइन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो एनलाइन में क्या है, जो मेन चीज आपको डिफरेंट मिलेगा वो मिलेंगे 17 इंच के व्हील्स। तो बाकी जो गाड़ी है उसके HX10 में भी टॉप वेरिएंट में भी आपको 16 इंचेस मिलेंगे, लेकिन एनलाइन में आपको 17 इंचेस मिलेंगे विद रेड कैलिपर्स। दूसरी चीज ये होगी कि आपको जो फ्रंट बम्पर है और रियर बम्पर है वो दोनों नॉर्मल वेन्यू से बिल्कुल अलग मिलेगा। और रियर में तो आपको दो एक्स्ट्रा और चीजें मिलेंगी, विच इज एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर, और आपको ट्विन पोर्ट एग्जॉस्ट मिल जाएंगे जिसकी एकदम रैस्पी नोट होगी जैसे i20 एनलाइन में आपने देखी होगी। बाकी ऑब्वियसली एनलाइन के आपको चारों तरफ बैजिंग मिल जाएगी, रेड कलर की हाईलाइट्स मिल जाएंगी। तो मतलब एनलाइन देखने में जो है वो एकदम खूबसूरत टाइप की मॉडल लगेगी बाहर से और अलग लगेगी। अंदर से आपने वेन्यू का स्टीयरिंग देखा, बिल्कुल अलग है। उसमें 4 डॉट्स हैं विच ऑब्वियसली इज द मॉर्स कोड फॉर H। तो ये स्टीयरिंग बिल्कुल ही अलग है। और अगर आप बाहर के मार्केट्स में देखोगे तो बहुत बड़ी बड़ी Hyundai पैलिसेड इन सब में आता है, तो वो वाला स्टीयरिंग व्हील यहाँ पे दे रहे हैं। और एन लाइन में उसमें और 2 बटन होंगे। एक बटन आपका ड्राइव मोड्स, तुरंत आप ड्राइव मोड सेलेक्ट कर लो, स्पोर्ट मोड पे डाल लो, और दूसरा जो है आपके ट्रैक्शन मोड्स होते हैं जैसे सैंड हो गया, स्नो हो गया, मड हो गया, इन सब में डालने के लिए। मतलब वो अलग ही लग रहा है। लेकिन जो मेन डिफरेंस होगा नॉर्मल गाड़ी से एन लाइन में वो होगा थीम में। इसकी थीम ऑल ब्लैक होगी विद रेड स्टिचिंग एंड रेड कलर के ही आपको एम्बियंट लाइट मिल जाएगी। वही एम्बियंट लाइट आपको जो है वो गियर कंसोल के अराउंड मिलेगी, गियर कंसोल में भी रेड स्टिचिंग, ये सब चीज़ें ऑल ब्लैक जो है आपको केबिन मिलेगा, विच ऑब्वियसली लुक स्पोर्टी, बट थोड़ा सा सेंस ऑफ स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका एन लाइन भी 5 नॉर्मल कलर्स में और 3 डुअल टोन कलर्स में आएगा। बाकी जो गाड़ी है वो आपकी 6 नॉर्मल कलर्स और 2 डुअल टोन में है, लेकिन इसमें भी अच्छे खासे कलर्स आ रहे हैं। बस मेन चीज़ ये देखना बाकी है कि जो इसका स्टीयरिंग रैक है और जो सस्पेंशन सेटअप है वो क्या i20 एनलाइन की तरह उसके हिसाब से ट्यून होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो अब कर लेते हैं प्राइस की बात। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो इसका टर्बो पेट्रोल है वो आ जाना चाहिए आपका लगभग 7.89 एक्स शोरूम के आसपास। और क्योंकि इसमें बेस मॉडल जो है 1.2 MPI इंजन है जो NA है, तो मुझे लग रहा है इसका हो सकता है अगर Hyundai बहुत एग्रेसिव हो जाए तो 7.19 के आसपास भी लॉन्च हो सकता है वो वेरिएंट। लेकिन वही बात आ जाती है घूम फिर के कि अगर बेस मॉडल में ही बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे, मतलब टच स्क्रीन आ जाएगी, तो जो है वो इसका प्राइस थोड़ा सा हायर हो सकता है, जैसे सिरोस का भी आपने देखा होगा। लेकिन वही है कि इंट्रोडक्टरी प्राइसेस जो हैं वो 7.2 से और जा सकते हैं लगभग 15 लाख रुपए एक शोरूम तक, जो मैं एन लाइन की बात कर रहा हूँ, या फिर डीजल ऑटोमेटिक का जो टॉप एंड होगा और उसका एन लाइन के आसपास ही जो है वो उसका प्राइस होना चाहिए। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की अब बात कर लेते हैं, तो जो नॉर्मल फीचर्स होते हैं जैसे जो है वो आपका हिल स्टार्ट असिस्ट हो गया, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इवन इसमें एक अलग से जो है वो रोल ओवर सेंसर भी दिया गया है, और VSM हो गया, हाई स्टेबिलिटी कंट्रोल हो गया, 6 एयरबैग्स हो गए, ये सब स्टैंडर्ड। लेकिन उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो आपको मिल जाता है एक हाईलाइन TPMS जिसमें आपको प्रॉपर रीडिंग्स दिखाएगा। फिर उसके भी ऊपर अगर हम चला जाते हैं तो प्रॉपर ADAS लेवल 2 आएगा जिसमें आपको प्रॉपर 21 फीचर मिल जाएंगे। क्योंकि इसमें रियर रेडार भी है तो इसमें जो है वो फ्रंट का एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ रेडार के साथ मिल ही जाएगा, लेकिन आपको पीछे के जो रियर कोलिजन वार्निंग और असिस्टेंस होता है वो भी मिल जाएगा। और सेफ्टी में जैसे मैंने पहले बताया आपको कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड भी आएगा, इसका मतलब आपके रियर डिस्क ब्रेक्स भी होंगे ऑटोमेटिक मॉडल्स में। अब जो मेन चीज जो मैं सेफ्टी में आपको बता रहा था वो ये है कि सिरोस की ही तरह इसके जो लोअर वेरिएंट्स हैं, इवन मिड वेरिएंट्स में भी मुझे पीछे वाले जो हेडरेस्ट है वो छोटे लग रहे हैं, तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। और आपको इवन हायर मॉडल्स में ही 2 ही एडजस्टेबल एड्रेस दिख रहे हैं, 3 नहीं दिख रहे हैं। तो इट मीन्स पीछे जो है वो ये सोच के बनाई गई है कि ये 4 सीटर ही गाड़ी है। देखिए अगर फिक्स्ड ही एड्रेस देने हैं ना, तो मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि कंपनीज उसी को ऊंचा करके क्यों नहीं देती हैं। आई डोंट नो, इतना छोटा सा दे देती है, मेरे तो पीठ में करते हैं छोटे वाले एडजस्ट। अब अगर मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि फीचर्स तो भरे पड़े हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि इसकी जो दोनों स्क्रीन्स हैं टॉप मॉडल्स की वो है 12.3 इंचेस की। वो 10.25 वाला ज़माना गया, अब 12 इंच का ज़माना आ गया है। जो आपकी 12.3 इंच की MID होगी उसमें आपको इवन 3 थीम्स मिल जाएंगी, और बाकी सारे जितने भी गाने चल रहे हैं, कौन सा गाना चल रहा है, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन हो गया, और जो है आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर जो कैमरा होता है वो सब वार्निंग्स जो है वो आपको उसी क्लस्टर में दिख जाएंगी जब हम इंडिकेटर वगैरह देते हैं। तो वो एक बहुत ही जो है वो क्रिस्प क्लियर डिस्प्ले होगा। उसके बाद आ जाते हैं हम टच स्क्रीन पे, विच इज़ ऑल्सो 12.3।
इसमें आपने देखा होगा सिरोस इज द ओनली कार अभी तक Hyundai किया की जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी आ रही थी बड़ी वाली टच स्क्रीन में। तो अब इसमें भी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिल जाएगा, फटाफट जो है चलेगा एक तरीके से। और ये स्क्रीन ना ऐसे बिल्कुल घूमी हुई है ड्राइवर की तरफ, तो वो बहुत ही क्लासी लग रहा है देखने में। अब हम कर लेते हैं स्क्रीन के सॉफ्टवेयर की बात। तो वो डिजाइन करा है एनवीडिया ने और इसके साथ पेयर्ड होंगे आपका 8 स्पीकर का बोस प्रीमियम सराउंड साउंड सिस्टम। तो उसमें आपको ऑब्वियसली एम्पलीफायर, सब वूफर, बूट में वो सब चीज़ें मिली जाएंगी। सेंटर में आपको आगे जो है वो एक स्पीकर और मिल जाएगा। अब स्क्रीन में ही हम देख लेते हैं तो आपको लगभग 70 कनेक्टेड फीचर्स मिल जाएंगे और 400 के आसपास जो है वो कमांड्स मिल जाएंगे जो आप अलग अलग लैंग्वेजेस में दे सकते हो। दूसरी चीज़ आ गई कि हमारे पास जो सबसे मेन चीज़, बहुत ही प्यारा फीचर, विच इज़ वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी। ऊपर एक छोटी सी सनरूफ है, ऊपर वाली सनरूफ पैनोरामिक नहीं है कि आपको पीछे जो है वो सीट में रिक्लाइन, एक स्टेप रिक्लाइन मिल जाएगा और दूसरी चीज 60-40 सीट्स तो मिल ही जाएंगी। अब बूट स्पेस अभी उसका कोई फिगर नहीं आई है, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि वही जो सोनेट का 380 लीटर्स के आसपास का हिसाब किताब है उसी के आसपास होगा। तो 380 टू 360 आप मान लो कि इसका बूट स्पेस होगा। इंजन्स तो मैंने आपको तीनों बता ही दिए हैं। कुछ लोगों का सवाल था कि क्या CNG आएगा, तो अभी नहीं आएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे 1.2 के साथ CVT आएगा, आना चाहिए तो आना चाहिए, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन नहीं आएगा। कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि हाइब्रिड आएगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है उसका। हाइब्रिड मुझे लग रहा है Hyundai किया जो है वो सेल्टॉस से ही स्टार्ट करेगा 1.5 के साथ हाइब्रिड से, उसके बाद में भी 2 साल बाद जो है वो इस कन्फिग्रेशन के साथ हाइब्रिड आ जाए। अब देखिए हमने मोटी मोटी बात कर ली है, लेकिन मेन चीज़ अभी भी घूम फिर के आ जाती है कि किसको ये एब्सोल्युटली कंसिडर करनी चाहिए और हो सकता है बुक भी करा लेनी चाहिए। सबसे पहले वो लोग जो एकदम क्लास लीडिंग फीचर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। मतलब उनका ये है कि जब हम ऑफिस वगैरह जाएं वो सब चीज़ें हो तो टेक लोडेड गाड़ी हो, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि जो टेक हो वो रिलायबल हो, मतलब वो चले, हैंग वैंग वगैरह बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि कोरियंस में ज़्यादातर ये चीज़ देखी गई है कि वो उनके इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़े से ज़्यादा सॉर्टेड रहते हैं। दूसरा वो बायर आ जाता है जिसको रीसेल वैल्यू जो है वो मायने रखती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में देखा गया है कि ब्रेजा के बाद वेन्यू की ही रीसेल बहुत अच्छी है। तो दैट इज वाई जो है वो रीसेल भी आपको कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों से बेटर मिलेगी। अब बाकी आपको ये चीज़ पता ही है कि जो Hyundai है उसके साथ आफ्टर सेल्स में उतनी दिक्कत नहीं होती है, पार्ट सस्ते भी होते हैं, इवन बाहर भी मिल जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना कंपैरेटिवली जो है वो Hyundai की बेटर हैं दूसरे ब्रांड से। और तीसरे वो लोग जो ये सब चीज़ें चाह तो रहे थे, लेकिन Hyundai किया की गाड़ियाँ इसलिए नहीं ले रहे थे क्योंकि उनको सेफ्टी में शक था। तो ये पर्टिकुलर गाड़ी का अगर जो है वो आपको क्रैश टेस्ट प्रॉपर मिल जाता है, चाहे भारत एनकैप से भी क्यों ना हो, तो ये ठीक ठाक अच्छे प्लेटफॉर्म पे बनी है और ये जो है सेफ होगी। तो दैट इज वाई अगर आपका सेफ्टी कंसर्न था तो अब आप इसके ऊपर जा सकते हो। एक सेफ्टी का बहुत बड़ा फैक्टर इसके लेने में ऐड होगा। एक और फैक्टर मेरे को ऐड लग रहा है ऐड होते हुए, विच इज द कंफर्ट फैक्टर, कि पीछे जो है वो नी रूम पहले उतना नहीं होता था, लेकिन अब जो है जो डिसेंट एक तरीके से नी रूम होता है जैसे ब्रेजा में, तो ब्रेजा के बराबर मुझे लग रहा है कि इसमें नी रूम आ जाएगा और जो ओवरऑल लेग्स वगैरह स्पेस वगैरह है वो भी ठीक हो जाएगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से। अभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि इतना सब कुछ है तो किसको नहीं लेनी चाहिए। तो देखिए, मैं ऑब्वियसली इनिशियल इंप्रेशंस में ही ये सब चीज़ देख के ही बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी ये पीछे जो है वो बहुत अच्छी 3 सीटर नहीं होगी। मेनली ये 2 ही लोग सही से बैठा पाएगी, 2 ही हेडरेस्ट इसमें हैं, चाहे एडजस्टेबल ही हैं। तो प्रॉपर अगर 5 सीटर आपको चाहिए तो अभी भी आई डोंट थिंक ये गाड़ी बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगी। वही बात आ जाती है कि 2 लोग विद बीच में बच्चा बैठा लें तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। किसी किसी की बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यूसेज पैटर्न होता है, तो उसमें एक और चीज़ आ जाती है विच इज़ कि आपको रोज़ पीक आवर्स में हैवी ट्रैफिक में आपको ऑफिस वगैरह जाना होता है। तो वहाँ पे ऑटोमेटिक जब आप लेने जाते हो तो ड्राई क्लच DCT आ जाता है, और ड्राई क्लच DCT जो है इसका वो ऑब्वियसली चाहे उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो, लेकिन वो फिर भी रोज रोज चलाने पे उतना ज़्यादा एक तरीके से कह लीजिए रिलायबल नहीं रहेगा इन अ लॉन्ग टर्म। तो दैट इज़ वाई उन पर्टिकुलर बायर्स को थोड़ा सा दूसरी गियर बॉक्सेस की तरफ सोचना पड़ेगा। एंड द मेन थिंग इज, अगर आपका हाइब्रिड है, आपको महीने में 7-8 बार जो है जाना होता है, तब उतना इशू नहीं आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि सिरोस की तरह इसके सारे ऑटोमेटिक मॉडल्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड मिल जाएगा, तो ऑटो होल्ड आप लगा सकते हो। तीसरे वो लोग ऑब्वियसली जिनको CNG ऑप्शन चाहिए, जिनको बेटर माइलेज चाहिए। देखिए, इसका दोनों ही माइलेज जो है आपका, चाहे डीजल ऑटोमेटिक हो चाहे पेट्रोल ऑटोमेटिक हो, वो बहुत ज़्यादा माइलेज तो नहीं दे पाएगा। डीजल ऑटोमेटिक का भी जो है वो इसका हाईवेज पे जो है बेटर माइलेज आएगा, कंपैरेटिवली पेट्रोल से तो बेटर ही आएगा डीजल का, लेकिन फिर भी उतना नहीं आ पाएगा जितना आप सोच रहे हो। इसका बेस्ट जो माइलेज देने वाला वेरिएंट होगा
दैट विल बी डीजल मैनुअल वेरिएंट, जिसमें आपको जो है वो कंपैरेटिवली 3 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा माइलेज मिलेगा डीजल ऑटोमेटिक से। तो अगर आपका रोज का रन है सिर्फ और सिर्फ सिटी में, तो आपको डीपीएफ एरर देखने को मिल सकता है, लेकिन आप हर हफ्ते हाईवेज पे भी दौड़ाते हो अपनी गाड़ी, तो जो है वो कंपैरेटिवली डीजल बेटर ऑप्शन रहे। तो दीज आर ऑल द थिंग्स। मैंने आपको जो है वो वेरिएंट्स के वीडियोस भी दिखा दिए होंगे, और सब कुछ मैंने जितना हो सके पॉसिबल है Hyundai Venue के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम मिलेंगे सीधे लॉन्च के बाद, तब जो है और डिटेल्स आ जाएंगी सामने, एंड मैं आपको जो है वो अपनी तरफ से भी दिखा दूंगा कि इंटीरियर, नी रूम, लेग रूम, स्पेस किस तरीके का हिसाब किताब है, कैसे लगते हैं इंटीरियर्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो गाड़ी से रिलेटेड, कंसल्टेशन से रिलेटेड, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में कंसल्टेशन देख सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।